रात की खामोशी में जब पूरा गांव गहरी नींद में था तो मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैं चारपाई पर लेटी अपनी उलझन में खोई हुई थी कि अचानक से महेश की आवाज ने इस खामोशी को तोड़ दिया। माँ, क्या आप जाग रही हैं? मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी भी और हिचकिचाहट भी थी, जैसे कि वो कोई बहुत जरूरी बात करना चाह रहा हो लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे हों। हाँ, जाग रही हूँ। क्या बात है? वो धीरे से मेरे पास आया और नरमी से बोला, माँ, मैं अपनी जिंदगी के बारे में एक फैसला किया है। उसकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल जैसे धड़क गया। कैसा फैसला? मैंने जल्दी से पूछा। माँ, मैं एक लड़की पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके इन शब्दों ने तो जैसे मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। मेरी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। क्या तुमने लड़की पसंद कर ली? ये बात तुम्हें क्यों सूझी? वो मेरी नजरों का सामना करते हुए धीरे से बोला, माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहती हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मेरी खुशी इसी लड़की के साथ है। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैंने हमेशा सोचा था कि महेश मेरे हर फैसले पर चुपचाप राजी हो जाएगा, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़ा अपनी मर्जी जाहिर कर रहा था। कौन है ये लड़की? मेरा लहजा अब सख्त हो चुका था। माँ, वो बहुत इज्जतदार और नरम दिल है। मैंने उसे बहुत करीब से जान लिया है। और उसका परिवार? मैंने तंज मारते हुए अंदाज में पूछा। क्या उनके पास दौलत है? क्या वो हमारी बराबरी के लोग हैं? महेश कुछ लंबे पलों के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, वो ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वो इज्जतदार लोग हैं। मेरा ये सुनना था कि तभी मेरा सब्र जवाब दे गया। तो तुम चाहते हो कि मेरी बहू एक गरीब घर से हो? तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है? तुम्हें अंदाजा है कि लोग क्या कहेंगे? महेश ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, माँ, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरी खुशी इस लड़की के साथ है। उसके ये शब्द तो मेरे दिल पर किसी तीर के जैसे लगे थे। मैंने अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान की थी। उसे बहुत ही प्यार और मेहनत से मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और आज वो मेरे फैसले के खिलाफ जा रहा था। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर अपनी मर्जी कर लो, लेकिन ये याद रखो कि ये जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैंने उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद अब कहीं नहीं थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा कि ये लड़की मेरी जिंदगी में एक तूफान बनकर आएगी, लेकिन माँ का दिल हार नहीं मानता। मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस लड़की को अब देखने जाऊंगी और देखूंगी कि मेरे बेटे ने किसको पसंद किया है। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं खुद उस लड़की के घर जाऊंगी, अपने बेटे की जिद को समझने और उस लड़की को देखने के लिए। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एक माँ भला कहाँ मानती है। मैंने अच्छे से साड़ी पहनी और फिर दिल में गुस्सा और बेबसी लिए मैं उस लड़की के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे दिमाग में कई ख्यालों का तूफान चला आ रहा था कि ये लड़की कौन हो सकती है, ऐसा क्या है उसमें कि मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़कर उसके पीछे जा रहा है। शायद वो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती से क्या होता है? ये लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं हो सकती। मेरे कदमों के साथ साथ गांव की गलियां भी बिल्कुल खामोश थीं। दिल में अजीब कश्मकश। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब सिर्फ वक्त की नजाकत है। मेरा बेटा एक बार फिर से मेरी बात मान लेगा। मैं जैसे ही चारपाई पर बैठकर इधर उधर देखने लगी तो मेरे दिल की धड़कनें अजीब तरह से तेज चलने लगी। वहां पहुंचकर मैंने आंगन की दीवारों पर वक्त की मार के जख्म देखे थे। कहीं पर मिट्टी झड़ रही थी तो कहीं पर खस्ता हाल दीवारों पर धूल चढ़ी हुई थी। एक कोने में पानी की मटकी रखी थी और उसके साथ में एक टूटा हुआ लोटा भी था। ये मंजर देखकर मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था, ये है वो जगह जहाँ की लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी एक नाजुक सी लड़की धीरे धीरे चलते हुए मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में सुकून तो था, लेकिन उस सुकून के पीछे का अजीब सी चमक भी छुपी हुई थी। वो चेहरे से तो बहुत मासूम लग रही थी, लेकिन उसका यूं खामोश रहना मेरे गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। यही है वो लड़की, मैंने दिल में सोचा और अपने आप को काबू रखने की कोशिश की। उसकी माँ ने बड़े ही गर्व से कहा, ये है मेरी बेटी परी। ये बहुत नेक और अच्छी लड़की है, अपने पिता की बहुत लाडली थी, लेकिन इसकी जिंदगी शुरू से मुश्किलों से भरी रही। मुझे उनकी कहानी में कोई भी रुचि नहीं थी। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए परी की तरफ देखा और बहुत ही तीखे लहजे में कहा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया है? परी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें झुका ली। उसकी ये खामोशी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बोलती क्यों नहीं हो?
मैंने गुस्से से कहा। उसकी माँ जल्दी से बोली, बहन जी, परी बोल नहीं सकती है, वो बचपन से ही गूंगी है, लेकिन वो बहुत समझदार है। ये सुनकर तो अब मेरी बर्दाश्त की हद तक खत्म हो गई थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, समझदार? वो भी एक गूंगी लड़की कितनी समझदार हो सकती है? और ये लड़की मेरे बेटे की दुल्हन कैसे बन सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे खानदान की इज्जत ये संभाल पाएगी? परी की माँ खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नमी नजर आ रही थी। बहन जी, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी को इतना अच्छा नसीब मिलेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि परी आपके घर की इज्जत बढ़ाएगी। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए सोचा, इज्जत बढ़ाएगी? एक गूंगी और गरीब लड़की हमारे घर की इज्जत क्या बढ़ाएगी? तभी परी की खामोश नजर मेरी तरफ उठी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। लेकिन उस सुकून के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी खामोशी एक राज छुपाए हुए हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरे बेटे को कैसे अपने जाल में फंसाया? तुम जैसी लड़की को तो मेरे बेटे के आसपास भी नहीं होना चाहिए था। परी की माँ ने फौरन जवाब दिया, बहन जी, ये तो भगवान की इच्छा है। शायद ये रिश्ता आपके लिए खुशकिस्मत हो। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग गई थी। खुशकिस्मत? ये रिश्ता मेरे लिए बदनामी है। लोग क्या कहेंगे? अमृता शर्मा ने अपने बेटे के लिए गूंगी और गरीब लड़की को चुना है। मेरा ये रिश्ता मेरी बर्दाश्त से बाहर है। परी की आंखों से एक आंसू सरक कर नीचे गिरा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल पाई। उसकी खामोशी मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। मैंने बिना कुछ बोले अपना पर्स उठाया और वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाते हुए मैंने कहा, याद रखना, ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन मैं ये सब सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर ये लड़की मेरे घर की इज्जत पर जरा भी आंच लेकर आई तो मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। परी की माँ ने झुकी हुई नजरों के साथ कहा, बहन जी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। हमारी बेटी आपकी बहुत सेवा करेगी और आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। लेकिन मेरा दिल उनकी बातों से संतुष्ट नहीं था। मैंने अपने कदम भारी दिल के साथ वहां से निकाले, लेकिन अपने दिल में ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस लड़की को अपने घर में सुकून से तो नहीं रहने दूंगी। ये रिश्ता मेरे गर्व को तोड़ रहा था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे फैसले को कोई भी चैलेंज करे। परी की खामोशी, उसकी नजरें और उस घर की हालत, सब कुछ मेरे दिल पर बोझ बन रहे थे। लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब सहने के लिए मजबूर थी। लेकिन मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस लड़की को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। परी की माँ ने बहुत ही नरमी से कहा, पैसों से क्या होता है बहन जी, हमारे पास इज्जत है और मेरी बेटी बहुत नेक है। ये सुनकर तो मेरा गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। ऐसी हालत में इज्जत कहाँ होती है? मेरी बहू तो किसी बहुत अमीर परिवार से होनी चाहिए थी, और ये जगह, ये तो किसी झोपड़ी से भी ज्यादा बदतर है। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। बेटे की खुशी और मेरी इज्जत अब आमने सामने खड़ी थी। मैंने फैसला किया कि इस रिश्ते को मुझे रोकना होगा, लेकिन मैंने अपने जज्बातों को छुपाते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जाकर इस बारे में सोचूंगी। परी की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। वो चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। घर वापस आते हुए मेरे कदम भारी हो गए। मैं अपने आप से ही कह रही थी, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा उस गरीब लड़की के साथ खुश रह ही नहीं सकता। परी के घर से वापस आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने हमेशा सिर्फ अपनी मर्जी ही चलाई थी, लेकिन अब ये मसला मेरे उसूलों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा हो गया था। मैंने कई रातें जाग कर गुजारी। मैंने महेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, ये रिश्ता हमारी इज्जत के लायक नहीं है। वो लड़की गरीब है और ना उसके पास पैसा है ना हैसियत। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन महेश हर बार एक ही जवाब देता, माँ, मैंने उसे दिल से चुना है और मेरी खुशी उसके साथ है। आप मुझसे मेरी खुशी मत छीनिए। मेरी दी गई हर दलील, हर धमकी, हर प्रार्थना नाकाम हो गई। महेश ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर जिद साफ नजर आ रही थी। मैंने कई दिनों तक ये सोचा कि शायद वक्त के साथ उसकी जिद खत्म हो जाएगी, लेकिन मामला तो उल्टा होता जा रहा था। गांव के लोग बातें करने लगे थे, अमृता के बेटे ने तो अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की से शादी की जिद लगा ली है। ऐसी परवरिश की थी अमृता ने अपने बेटे की, अब देखो कैसे सर झुकाकर बैठी है। ये बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत को
सबसे ऊपर रखा था और आज लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। एक दिन महेश मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। माँ, अगर आप मेरी खुशी के लिए नहीं मानेंगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात सुनते ही मेरा दिल तो जैसे टूट गया। महेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो? उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर आप मेरी खुशी के रास्ते में आएंगी तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। मेरे हाथ कांपने लगे थे। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता था कि उसका बेटा उसे छोड़ने की बात कर रहा हो। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, ठीक है महेश, अगर तुम्हारे लिए ये इतना जरूरी है तो मैं बारात लेकर जाऊंगी, लेकिन याद रखो, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होगा। उस दिन जब मैं परी के घर बारात ले जाने का फैसला किया तो मेरा दिल जैसे पत्थर का हो गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई निशान नहीं था। मैं अपनी खुददारी और इज्जत को दफन करके वहां जा रही थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। बारात के दिन गांव के लोग हैरत से देख रहे थे। अमृता जैसी औरत जिसने हमेशा अपनी मर्जी चलाई, आज एक गरीब लड़की के घर बारात लेकर जा रही है। ये बातें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। परी के घर पहुंचकर उसकी माँ ने इज्जत के साथ हमारा स्वागत किया। हम आपके एहसानमंद हैं अमृता जी कि आपने हमारे इस गरीब खाने को इतनी इज्जत दी। मैंने परी की माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोच रही थी, ये इज्जत नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे की जिद के सामने हार मानकर आई हूँ। बारात लेकर मैं परी को घर ले आई, लेकिन दिल में उसके लिए एक लम्हा भी उसे कबूल करने का ख्याल न आया। शादी के बाद गांव के लोगों ने हमारा घर घेर लिया। हर कोई परी को देखना चाहता था, लेकिन उनके चेहरों पर सवालिया निशान थे। ये है अमृता की बहू। अमृता ने अपने बेटे के लिए गरीब लड़की चुन ली। ये बात तो इसके परिवार की परंपरा के खिलाफ है। ये बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं परी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं अपनाऊंगी। मेरी नजर में वो लड़की हमेशा मेरे बेटे को मुझसे दूर करने वाली थी और मुझे उसका हिसाब बराबर करना था। हर तरफ खूब चर्चे होने लगे। हमारे घर पर लोगों का जमावाड़ा लग गया था। शादी में हमने सबको बुलाया था और हर किसी ने उस लड़की को देखा भी था। लेकिन अब जब वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई थी तो लोग बातें बनाने का मौका कहाँ छोड़ते हैं। शादी में हर कोई मुझे बधाई देने के साथ साथ सवाल भी कर रहा था, अमृता बहन, दुल्हन कितना दहेज लाई है? ये रिश्ता तुम्हारे बेटे को कैसे मिला? लड़की के घर वाले तो बहुत हैसियत वाले नहीं लगते हैं। उस वक्त मैं इन सारे सवालों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब जब शादी की गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी तो मेरे दिल में इन सारी बातों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरे सारे करीबी रिश्तेदार बहू को देखने के लिए हमारे घर आए। मेरी नंद, देवरानी, भाभी और कुछ दूर के दूसरे रिश्तेदार एक साथ आए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन सवालात उनके चेहरों से साफ नजर आ रहे थे। मेरी भाभी, जो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर बयां करती थी, दरवाजे से अंदर आते ही बोली, अरे अमृता दीदी, बहुत मुबारक हो, आखिर तुम भी बहू घर ले ही आई। कहाँ है वो दुल्हन? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी बुलाती हूँ, आप लोग बैठिए। रिश्तेदार बैठ चुके थे, चाय बन रही थी और जैसे ही बातचीत शुरू हुई, भाभी ने फौरन दहेज का जिक्र छेड़ दिया। तो अमृता दीदी, बहू के दहेज में क्या क्या आया है? शादी में तो कुछ खास नजर नहीं आया। ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे दहेज कोई मायने नहीं रखता है। मेरी देवरानी फौरन बोली, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लाई होगी। बहू की नई गृहस्थी तो उसी से ही शुरू होगी। मेरी भाभी ने कहकहा लगाकर कहा, मैंने तो सुना है कि लड़की बहुत ही गरीब घर से है। तो अमृता दीदी, तुम्हें कैसा लगा ऐसे घर की बहू लाते हुए? ये तंज मेरे दिल को बिल्कुल कोस रहा था। मैं जानती थी कि ये सवाल अब सिर्फ मजाक के लिए नहीं थे, बल्कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए थे। मैंने अंदर जाकर परी को बुलाया। परी, बाहर आओ, सब तुम्हें देखने आए हैं। परी, जो किचन में चुपचाप चाय बना रही थी, धीरे धीरे बाहर आई। वो दुल्हन के लिबास में नहीं थी। वो एक सादा सा सलवार कुर्ता पहने, दुपट्टा ओढ़े, सर झुकाए जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर जम गईं। मेरी भाभी ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा और ताना मारकर हंसते हुए बोली, तो ये है तुम्हारी बहू अमृता दीदी, तुम्हारे बेटे के लिए यही लड़की मिली? मेरी देवरानी ने भी ताना मारने का मौका नहीं छोड़ा। अरे ये तो बिल्कुल सीधी सादी लग रही है।
शादी में भी ऐसी ही थी, लगता है ज्यादा बातचीत नहीं करती। परी ने सर झुकाकर सब कुछ सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से खड़ी, जैसे इन बातों की आदी हो। लेकिन मेरी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सब लोग मेरी नाकामी का मजाक उड़ा रहे हों। अमृता, तुम्हारी बहू तो बहुत चुपचाप है, क्या ये कुछ बोलती भी है या गूंगी है? फिर मेरी देवरानी बोली, लगता है जैसे घर के काम में तो ये बहुत माहिर होगी। चलो, कम से कम काम करवाने का तो तुम्हें आराम मिलेगा। ये सुनकर मेरा गुस्सा और शर्मिंदगी बहुत बढ़ गई। मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बहुत सारे काम कर लेती है, ऐसी बहू तो नसीबों से मिलती है। ये सारे ताने सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना सर झुकाए रखा, जैसे उसे अपनी बेबसी का सामना करना पहले से आता था। मेरे बेटे महेश ने ये सब देखा तो फौरन आगे आया। उसने परी का हाथ थामा और नरमी से कहा, चलो अंदर चलते हैं। परी ने सर उठाया, आंखों में आंसू लिए और महेश का हाथ पकड़कर वो अंदर चली गई। महेश ने उसे दिलासा दिया, फिक्र ना करो, ये सब बातें बस वक्त के साथ हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परी कमरे में चली गई तो मैं दिल ही दिल में जल रही थी। मैंने अपने आप से कहा कि ये वो लड़की है जिसके लिए मेरा बेटा दुनिया से लड़ गया। ये गरीबी और शर्मिंदगी मेरे नसीब में लिखती गई। शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन मेरा दिल अपनी बहू को देखते ही कुढ़ने लगता था। बाहर सबके सामने तो मैंने उसे अपना लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे ऐसा मजा सिखाऊंगी जो वो कभी भी भूल नहीं पाएगी। इसका इस घर में आना मेरे गुरूर पर एक बहुत बड़ी चोट थी और मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। सुबह का वक्त था। परी जल्दी से उठकर किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ चूल्हे पर थे और पसीने की बूंदें उसके माथे से बह रही थीं। मैंने किचन में कदम रखा और देखते ही चिल्ला उठी, ये क्या बना रही हो? सब्जी तो जल रही है, कोई काम तो ढंग से कर लिया करो। परी ने घबराकर अपनी नजरें झुकाई और चूल्हे को ठीक करने लगी, लेकिन मेरी तानाकसी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारे जैसी निकम्मी लड़की जिंदगी में नहीं देखी, ना तो शक्ल की अच्छी और ना काम की। तुम्हें मेरे बेटे ने पसंद किया, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो चुपचाप सब सुनती रही। उसकी खामोशी मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। दिन के वक्त में मैंने उसे आंगन में बुलाया और कहा, ये पूरा घर धोना है और हाँ, बाथरूम भी साफ करना है। जो कपड़े धोने के हैं वो भी धोना, और अगर किसी जगह धूल रह गई हो तो तुम्हें फिर दोबारा से सब कुछ करना होगा। परी ने खामोशी से सर हिलाया और झाड़ू उठाकर काम करना शुरू कर दिया। मैं उसे बार बार परेशान करने के लिए कभी किचन में आवाज दे देती, कभी बाहर, ताकि वो एक पल के लिए भी सुकून ना ले सके। अरे परी, ये बर्तन क्यों नहीं धुले? क्या तुम्हें ये भी नहीं आता कि कपड़े कैसे धोते हैं? ये झाड़ू लगाने का क्या तरीका है? कुछ तो सीख लो। शाम को महेश घर आया तो मैंने फौरन से अपना लहजा बदल लिया। जैसे ही उसने परी को किचन में देखा, मैं मुस्कुराकर बोली, परी बेटा, तुम तो काम में इतना लगी हो, जरा आराम कर लो। महेश ने मेरी बात सुनकर हैरत से कहा, माँ, आप इतनी मोहब्बत से बात कर रही हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आप परी को अपना रही हैं। मैं दिल ही दिल में हंस दी थी। ये तो गूंगी है, इसे क्या मालूम कि मैं पीठ पीछे क्या कहती हूँ। इसे तो अपनी शिकायत करना भी नहीं आता। महेश के जाने के बाद मैं दोबारा से अपनी असली शक्ल दिखाई। ये मत समझना कि मेरे सामने खामोश रहने से सब ठीक हो जाएगा। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। परी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे वो अपने जज्बातों को अंदर ही अंदर दफन कर रही हो। रात को जब सब सो गए, परी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। वो अपने दिल की बात जुबान पर लाना चाहती थी, लेकिन उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। वो सोच रही थी कि मैं किसे कहूँ, कौन मेरी बात समझेगा। सासू माँ तो मुझे हर बात पर ताना देती है, और महेश, वो मुझे सुनेंगे लेकिन शायद मेरी हालत को नहीं समझेंगे। उसके आंसू तकिए में समा रहे थे, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। दूसरे दिन मैंने उस पर एक और जुल्म किया। मैंने जानबूझकर उसे उल्टे सीधे कामों में उलझाना शुरू कर दिया। ये सब्जी दोबारा बनाओ, ये ठीक नहीं बनी है। ये झाड़ू दोबारा से लगाओ, आंगन में बहुत कचरा रह गया है। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो थक हार कर खुद ही इस घर से चली जाए, लेकिन वो सब्र की मूरत बनी हर काम करती जा रही थी। शाम को महेश वापस आया तो उसने देखा कि परी की हालत खराब है। उसके हाथ थकान के कारण कांप रहे थे और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। परी, क्या हुआ है? महेश ने फिक्रमंदी से पूछा।
परी ने सर झुकाया और कुछ नहीं कहा। वो अपनी तकलीफ जुबान पर नहीं ला सकती थी। महेश ने उसके करीब बैठकर कहा, मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर लोगी। ये सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। महेश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये सब दूर से देख रही थी और दिल ही दिल में सोचा, ये गूंगी लड़की मेरे बेटे के दिल में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है। परी की खामोशी मेरी जीत थी। मुझे यकीन था कि वो अपनी बेबसी को कभी भी जाहिर नहीं कर सकती। ये गूंगी है, इसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा और मैं इस घर की मालकिन हूँ, हमेशा अपनी मर्जी चलाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस खामोशी में एक राज छुपा था जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। परी की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो काम करते हुए लड़खड़ा जाती थी, लेकिन फिर भी अपनी खामोशी में वो बंद ही रहती थी। उसका पीला पड़ा चेहरा और कमजोर शरीर देखकर मुझे उस पर कोई भी दया नहीं आती थी, बल्कि मैं उसकी हालत को अपने फायदे में इस्तेमाल करने के बहाने ढूंढ रही थी। एक दिन मैंने महेश से कहा, बेटा, तुमने मुझे समझाया था कि परी तुम्हारे लिए खुशियों का कारण बनेगी, लेकिन ये तो बीमार होकर घर का बोझ बन गई है। महेश ने नरमी से जवाब दिया, माँ, परी बीमार है, उसे आराम की जरूरत है, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ये सुनकर तो मेरे दिल को आग लग गई। डॉक्टर के पास ले जाऊं का क्या मतलब? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी सारी जिंदगी बीमारियों से लड़ते गुजरी है, लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। इसी शाम सेजल हमारे घर आई। वो हमेशा की तरह खूबसूरती से तैयार थी और उसकी मुस्कुराहट में वही पुरानी चालाकी छुपी हुई थी। बुआ, आप ठीक कहती हैं। महेश के लिए ऐसी बीमार और गूंगी लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तो इससे भी ज्यादा कोई बेहतर लड़की डिजर्व करता है जो आपके घर को संभाल सके। मैं सेजल की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, सेजल, तुम्हारे जैसी लड़की मेरे घर की बहू बन सकती थी, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी अकल तो कहीं गिरवी रखवा दी है। सेजल ने धीरे से कहा, बुआ जी, अभी भी वक्त है। आप महेश को परी की असली हकीकत दिखाइए कि बीमारी तो महज उसका एक बहाना है, उसकी असलियत तो कुछ और है। अगले दिन मैं परी को किचन में काम करते देखा। वो एक हाथ से दीवार का सहारा ले रही थी और दूसरे हाथ से रोटी बना रही थी। मैंने गुस्से में कहा, अरे ये ड्रामा बंद करो। अगर बीमार हो तो घर में क्यों बैठी हो? चली जाओ ना अपने घर वापस। परी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। मैं इस मौके को और भी ज्यादा खराब करने के लिए सेजल को बुलाया और परी के सामने कहा, देखो सेजल, मेरे बेटे की किस्मत ऐसी बीमार और गूंगी लड़की उसे मिली। अगर तुम मेरी बहू होती तो मेरे घर को सोने का महल बना देती। रात को महेश ने परी की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा है? परी ने सर झुकाया और कुछ नहीं कहा। महेश ने उसके करीब आकर कहा, मुझे बताओ, अगर कुछ हुआ है तो। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल ही दिल में सोचा कि ये गूंगी है, कुछ नहीं बोलेगी। महेश जितना मर्जी चाहे इससे पूछ ले, ये अपनी जुबान नहीं खोलने वाली। अगले दिन सेजल ने मुझे एक नई राय दी, बुआ, आप परी की बीमारी को बहाना बनाकर महेश को भड़काएं कि ये लड़की उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहिए कि ये लड़की ना तो बोल सकती है और ना ही ये कोई जिम्मेदारी ले सकती है, या आपके घर के हिसाब किताब पर खरी नहीं उतर सकती है। मैंने सेजल की बात मानने का फैसला कर लिया। मैंने महेश से कहा, बेटा, तुम्हें ये अब समझना होगा कि परी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं है। वो बीमार है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक बोझ है। महेश ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, माँ, परी मेरी जिम्मेदारी है। आप जो चाहे कहिए, मैं लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो मेरा दिल जल भुनकर राख हो गया था। मैंने सेजल से कहा कि तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद भी महेश मेरी बात नहीं मान रहा। हमें कुछ और करना होगा। परी की रात की खामोश हिचकियां मेरे दिल में सुकून पैदा करने लगी थी। वो अक्सर रात को देर तक जागती रहती और कभी कभार चुपके से कमरे से बाहर भी निकल जाती। उसके कदमों की आहट आंगन में सुनाई देती, लेकिन जब मैं देखने जाती तो या तो वो अपने कमरे में वापस आ चुकी होती थी या फिर किसी कोने में गायब हो जाती। ये बातें मेरे दिल में अजीब से ख्यालात पैदा कर रही थी, लेकिन मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। एक रात जब मैं गहरी नींद में थी, तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है। एक अजीब सी आहट ने मुझे जगा दिया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन जब दोबारा कान लगाकर सुना
तो महसूस हुआ कि आंगन में वाकई कोई मौजूद है। मेरे दिल में बेचैनी होने लगी। मैं तुरंत ही आहिस्ता से चारपाई से उठी और खुद से कहा कि भला इस वक्त कौन हो सकता है। आंगन की तरफ जब मैंने झांक कर देखा तो परी की धुंधली सी परछाई नजर आई। वो दबे कदमों से आंगन के कोने की तरफ जा रही थी। ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? रात के इस पहर में वहाँ पर ये क्यों जा रही है? मैंने खुद से सोचा और पर्दे के पीछे से देखने लगी। परी के हाथ में कागज था और वो उसे गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन ये सुकून मेरे लिए बेचैनी बन रहा था। अचानक गेट पर हल्की सी आवाज आई, जैसे कि किसी ने दरवाजा खोला था। मेरी तो सांसें ही थम गईं। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो एक बड़ी सी गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। इस वक्त और यहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी आखिर क्यों आई है? मैंने खुद से कहा और फिर और पास पहुंचकर देखने लगी। गाड़ी से एक औरत उतरी जिसकी शख्सियत में बहुत ही रौब और दबदबा था। वो परी की तरफ बढ़ी और कहा, मैडम सब तैयार है। ये सुनकर मेरे कदम तो जैसे जम गए। मैडम, ये परी को मैडम क्यों कह रही है? ये सब क्या हो रहा है? मेरे दिल में कई सारे सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरे मन में बहुत सवाल थे। आखिर ये औरत कौन है? परी को मैडम क्यों कह रही है? और ये बड़ी गाड़ी किसकी है? जब मैंने परी से इस बारे में पूछा तो उसने हमेशा की तरह खामोशी का दामन थाम लिया, लेकिन ये उसकी चुप्पी मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि परी कुछ न कुछ तो छुपा रही है और मैं उसके राज को जान कर ही रहूंगी। मगर फिर मेरे जेठ जी के झगड़ों ने मुझे परी की इस राजदारी का पीछा करने ही नहीं दिया। वो मेरे घर में आए दिन झगड़ा करने पहुंच जाते। आंगन में आज भी माहौल गैर मामूली तौर पर बहुत गर्म था। जेठ की आवाजें गूंज रही थीं और मेरी बर्दाश्त का पैमाना अब भर चुका था। अमृता, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अपने पति के बाद कुछ नहीं मिला है। जेठ ने अपनी मुट्ठी दीवार पर मारते हुए कहा। मेरा खून खौल रहा था। ये जमीन मेरे पति की मेहनत से बनी है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने भी बहुत ही तीखे अंदाज में बोला। जेठ की आंखों में नफरत थी। तुम एक औरत हो, अपनी औकात में रहो। जमीन के फैसले मर्द करते हैं। उनके इस जुमले ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। औरत हूँ तो क्या हुआ? अपना हक लेना जानती हूँ। ये जमीन मेरी है और सच भी यही है। बहस तेज होती जा रही थी। मेरे जेठ ने हाथ उठाकर कहा, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो फिर अदालत चली जाओ। तुम्हारे पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अदालत ही जाएंगे। वहाँ ही फैसला होगा कि ये जमीन किसकी है। घर के दूसरे लोग हमारी बहस सुन रहे थे। परी जो किचन में चुपचाप खड़ी थी, वो हमारी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई। अगले दिन मैंने कागजात जमा किए और अदालत का रास्ता पकड़ा। मेरे दिल में बहुत गुरूर था कि मैं ये केस जीत जाऊंगी। मेरे जेठ को पता चल जाएगा कि अमृता अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती। अदालत के बाहर मेरे जेठ खड़े थे। वो कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोले, यहाँ पर तुमने आकर अपनी इज्जत का तमाशा बना दिया है। अब देखते हैं कि तुम यहाँ से कुछ हासिल कर भी पाती हो या नहीं। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, यही देखने आए हैं कि कौन जीतेगा। अदालत के अंदर कदम रखते ही मेरा भरोसा और मजबूत हो गया। मैंने सोचा कि यहाँ इंसाफ होगा। हक मेरा है और ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। कमरे में बहुत लोग मौजूद थे। जज के आने का ऐलान हुआ। जज साहब आ रहे हैं। मैंने बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा। मैं दिल में दुआएं कर रही थी कि फैसला मेरे ही हक में हो। तभी दरवाजा खुला और जज कुर्सी पर आकर बैठा। मैंने नजरें उठाकर देखा तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये तो परी है। परी, वही परी जिसे मैं गूंगी समझकर हर जुल्म सहने पर मजबूर किया। आज वो जज की कुर्सी पर बैठी थी, मेरे सामने इंसाफ की कुर्सी पर। मेरे कदम लड़खड़ा गए, जुबान बंद हो गई। दिल में सवालों का तूफान उठा। ये कैसे मुमकिन है? ये जज कैसे बन गई? ये तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। परी ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन वो सुकून मेरे लिए एक चीख के जैसा था। मेरे जहन में उसके साथ किए गए जुल्म की सारी यादें ताजा होने लगी थी। ये काम सही से करो, निकम्मी गूंगी औरत हो तुम। जवान भी नहीं तुम्हारी चल सकती। मेरे बेटे के नसीब पर कलंक हो तुम। लेकिन आज वही गूंगी औरत मेरे हक में या मेरे खिलाफ फैसला देने वाली थी। अदालत में मौजूद हर शख्स मेरी तरफ ही देख रहा था।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जमीन मेरे नीचे से सरक रही हो। मेरी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे, लेकिन जुबान बंद थी। परी ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कागजात की तरफ देखा और कहा, कार्रवाई शुरू की जाए। उसकी इस मजबूत आवाज ने मुझे झंझोड़ दिया। ये बोल सकती है? ये जज कैसे बनी? फिर ये मेरे सामने खामोश क्यों रही? ये सवाल मेरे दिल में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं जानती थी कि मेरा सामना अब सिर्फ जायदाद के केस से नहीं, बल्कि अपने किए गए जुल्मों के हर एक हिसाब किताब से भी होने वाला था। मेरी आंखें पथरा गई थीं। परी ने अपनी नजरें कागजात पर डाली, लेकिन वो जानती थी कि मैं यहाँ हूँ। उसने कोई भी जज्बात जाहिर नहीं किया। अदालत का कमरा खामोशी से भरा था। मेरे जेठ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अमृता, अब देखते हैं तुम्हारा केस का क्या होता है। उनकी आवाज में मेरे कानों में गूंजी, लेकिन मैं जवाब देने के काबिल नहीं थी। उसी लम्हे मेरा दिल और दिमाग जो जो जुल्म मैंने परी पर किए थे उसी में डूबा था। मुझे वो दिन याद आने लगे जब परी बीमार थी और मैंने उसे किचन में काम करने पर मजबूर किया था। ये सब बहाने हैं काम से बचने के लिए, मैंने ताना मारते हुए कहा था। आज वही परी जिसे मैं बेकार समझ रही थी, वो मेरी किस्मत का फैसला करने बैठी थी। अदालत के मुलाजिमों ने केस की हर बात को पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे कान बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। मेरी नजरें परी के चेहरे पर जमी थीं और मेरा दिमाग डर के साए में कैद हो चुका था। ये सब कैसे हुआ? मैंने अपने आप से सवाल किया। ये तो मेरी बहू थी, एक गूंगी, कमजोर और बेबस लड़की। ये जज कैसे बन गई? परी ने पहली बार नजरें उठाई और फिर हमारी आंखें मिली। उसकी आंखों में वही सुकून था। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ने मेरी रूह को हिला दिया। अदालत में कार्रवाई जारी थी, लेकिन मेरे लिए तो वक्त जैसे रुक चुका था। जेठ ने अपनी बात शुरू की, लेकिन मेरा दिमाग उन शब्दों को सुनने से इनकार कर रहा था। मेरे लिए सिर्फ एक ही हकीकत थी, और वो परी जज की कुर्सी पर मौजूद थी। हर बढ़ते वक्त के साथ मेरी बेबसी बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे और बार बार मेरे दिल में ये आ रहा था कि जो कुछ मैंने परी के साथ किया उसका हिसाब किताब आज मुझसे लिया जाएगा। परी ने पहली बार अदालत के कमरे में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। ये अदालत है और यहाँ सिर्फ हक की बात होगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी शर्मिंदगी बढ़ने लगी। मैंने नजर उठाकर उसे देखा, जो खामोशी से केस की कार्रवाई में व्यस्त थी। मैं कहाँ पर छुप जाऊं? मेरे दिल में ये सवाल गूंज रहा था। मेरी तमाम साजिशें आज बेनकाब हो रही थी। परी ने कागजों को पलटते हुए केस के बारे में बयां करने लगी, लेकिन जैसे ही वो बोलती रही, मुझे एक और बात समझ आने लगी। ये केस सिर्फ जायदाद का नहीं, ये मेरे किए हुए हर जुल्म के हिसाब का है। उसकी आवाज में वो शक्ति थी जिसे मैंने कभी पहचाना ही नहीं। वो बोल रही थी और उसके हर लफ्ज के साथ मेरा दिल भारी हो रहा था। जेठ ने ताना मारते हुए कहा, अमृता, अब तुम्हारे तमाम फैसले उसके हाथ में हैं जिसे तुमने कभी इज्जत नहीं दी। ये दिन सिर्फ अदालत का नहीं था, बल्कि मेरे जिंदगी के फैसले का था। जो जुल्म और ताने मैंने परी के साथ दिए थे, आज एक आईना बनकर मेरे सामने आ गए। एक बार फिर से परी से मेरी आंखें टकराईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हालत को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उसकी आंखों की शांति मेरे दिल को चुभ रही थी। उस वक्त के ब्रेक के बाद दोबारा से अदालत बैठी और फिर परी ने मजबूत लहजे में कहा, सच्चाई के साथ कानून खड़ा है और फैसला वही होगा जो सच है। यहाँ अपने जाति मामलों की जगह नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़का। परी ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत में जायदाद का मुकदमा अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा था। परी ने तमाम दलीलें और सबूतों को सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए कागजात खोले। पूरी अदालत में एक खामोशी छा गई। मेरी नजरें परी पर जमी थीं और दिल कांप रहा था। शर्मिंदगी के एहसास से भरा था। उसने मजबूत लहजे में कहा, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जमीन दोनों पक्षों की मिल्कियत है और इसको बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। कानून अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। ये फैसला मेरे गरूर पर एक वार था। मैंने सोचा था कि ये सारी जमीन मेरे नाम पर हो जाएगी, लेकिन परी ने मेरे हक में फैसला नहीं दिया था। अदालत से बाहर निकलते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। बार बार मेरे दिमाग में वो लम्हे आ रहे थे जब मैं उसे कमजोर समझकर उस पर बहुत जुल्म कर रही थी। मेरी बहू इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब वो जज कैसे बनी? वो तो गूंगी थी, कमजोर थी। कुछ ही देर के बाद मेरा सामना परी से हुआ। मैंने पूछा, तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो और मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चला। तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया?
परी की नजरें मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी, उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। उसने अपनी खामोशी तोड़ी और बेहद सख्त लहजे में ताने के साथ कहा, आपने कभी जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ? आपके लिए मैं हमेशा से गूंगी, बस एक बेबस लड़की थी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस खामोशी के पीछे कितनी आवाजें दबी हुई हैं। आपके लिए मेरी कोई हैसियत नहीं थी, सिर्फ एक ऐसी बहू जिसे आपने अपने गुरूर के नीचे दबाने की कोशिश की। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद आपको खुश करना नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए इंसाफ लाना था जिन्हें आप जैसे लोगों ने अपनी झूठी गवाहियों से बर्बाद किया है। उसके इन शब्दों से जैसे मेरे दिल की धड़कन रुक गई, मेरा वजूद कांप रहा था और अजीब सी घबराहट हो रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। मेरे लब कांप रहे थे और मेरे सवालों के पीछे खौफ साफ झलक रहा था। पर ये एक लम्हे के लिए खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगी। आपको याद है वो शख्स जिसके खिलाफ आपने झूठी गवाही दी थी? वो शख्स जिसे आपके एक झूठ ने मुजरिम बना दिया था। मेरे जहन में पुरानी धुंधली यादें भरने लगी थी। वो एक केस था जिसमें मैंने पैसों के लालच में आकर झूठ बोला था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो झूठ का किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वो कौन था? मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। परी ने गहरी सांस ली और सर्द लहजे में कहा, वो मेरे पिता थे, वही ईमानदार ऑफिसर थे जिन्हें आपकी झूठी गवाही ने मुजरिम बना दिया और आपकी गवाही ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ मेरी दुनिया भी खत्म हो गई। आपने मेरे पिता को नहीं, मेरी जिंदगी को मारा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और आंखों में आंसू भर आए। मैं बेबसी से परी की तरफ देखने लगी। ये सच नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो परी, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारे पिता थे। परी ने हल्की तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की कि आपके किए का अंजाम किस पर क्या होगा। आपके लिए सब कुछ सिर्फ पैसे और ताकत था, लेकिन आपको अब वही सजा मिलेगी जो मेरे पिता को मिली थी। तभी अदालत के बाहर से पुलिस के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस ऑफिसर मेरे करीब आया और बोला, अमृता शर्मा, आपको झूठी गवाही और कत्ल के लिए मजबूर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। आपके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। मैंने कहा, ये झूठ है, ये इल्जाम गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख रही थी, लेकिन मेरी चीख पुकार किसी के ऊपर असर नहीं कर रही थी। पुलिस ने मुझे हथकड़ियां लगा दी। मैं कांपने लगी थी। मुझे जेल ले जाया जा रहा था। मेरा गुरूर, मेरी खुददारी, सब कुछ चकनाचूर हो गया था। मैं जेल की सलाखों के पीछे थी और मेरे किए हुए गुनाह एक एक करके मेरे सामने आ रहे थे। वो झूठ, वो साजिशें और वो लालच, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। इसी दौरान जेल के दरवाजे पर एक बार फिर से मैंने परी को देखा। वो सुकून के साथ अंदर आ रही थी, लेकिन उसकी नजरें मेरे दिल को चीर रही थी। ये सब तुमने क्यों किया? मैं तुम्हारी सास हूँ और तुमने मुझे जेल में डाल दिया। उसने गहरी सांस ली और कहने लगी कि आपने जो कुछ भी झूठी गवाही देकर मेरे पिता के साथ किया, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मुझे अनाथ कर दिया, उसका ही ये नतीजा है। मैंने कहा कि मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं नहीं जानती तुम्हारे पिता थे वो। मैं गिड़गिड़ा रही थी। मेरी आंखों के आंसुओं को एक पल उसने देखा और तल्ख लहजे में बोली, अब यही आपकी जिंदगी का अंजाम है। आपने अपनी झूठी गवाही से न जाने कितने घर को उजाड़ा है और आज आप खुद ही इस अंजाम तक पहुंची हैं। इसी दौरान महेश जेल के अंदर आया। वो परी की बातें सुन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। माँ, यह सब सच है? आपने झूठी गवाही देकर परी के पिता को मार दिया? महेश की आवाज कांप रही थी। मैंने सर झुका लिया। बेटा, मैंने गलती की, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। माँ, आपने न सिर्फ परी के पिता को बल्कि हमारी जिंदगियों को भी बर्बाद कर दिया है। आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता। महेश और परी जेल से बाहर निकलकर चले गए। मैं सलाखों के पीछे रह गई। मेरा गुरूर, मेरी दौलत, सब कुछ आज मुझे निकल गया था। मेरी जिंदगी के गुनाह आज मेरे सामने खड़े थे। मैं अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार थी। मेरा सब्र मुझे हर लम्हा तोड़ रहा था। मैं जानती थी कि उसकी सजा सिर्फ ये जेल नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।